हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे चर्चा करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अगली भाग की ओर, आगे की ओर हम मूव करेंगे। आगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोग मेनली आज जो जिक्र होगा गॉल ब्लैडर पे होगा, बट उससे पहले थोड़ा रिवाइज करा दूं। गॉल ब्लैडर से पहले मैं आपको रिवाइज कराऊं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंदर मैंने आपको दो तरीके से पढ़ने की बात की। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ने की बात की हम लोगों ने। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल की बात की। एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से लेते हुए पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक, पूरी आंतों तक मैंने पढ़ाई की, हमने पढ़ा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा भाग होता है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेशन अपना रोल प्ले कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आती हैं वो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको सेलेवरी ग्लैंड पढ़ा दिया, लार ग्रंथि। लीवर मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया। आज डाइजेस्टिव ग्लैंड में गॉल ब्लैडर का बात होगा, गॉल ब्लैडर, और उसके बाद एक और बचेगा पैंक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पैंक्रियास, जो अगली क्लास में बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर की आज हम लोग बात करनी है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने आपको शुरुआत में ही सेलेवरी ग्लैंड पढ़ा दिया है, लार ग्रंथि। उसके बाद लीवर, पिछली क्लास में आपने पढ़ा लीवर के बारे में। आज गॉल ब्लैडर और इसके बाद बचेगा पैंक्रियास। ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। तो ये पाचन ग्रंथियां हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस हमको पढ़ना होगा। 1 से 2 लेक्चर में डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग समझ लेंगे लाइटली। प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है, इनकी बात हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके बाद अभी हम लोग कंपोनेंट समझ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो आज डाइजेस्टिव ग्लैंड विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर की बात करेंगे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आज गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। गॉल ब्लैडर नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज पता चल जाएगा। गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो लीवर में मैंने आपको क्या बताया, याद है पिछली क्लास में लीवर में मैंने आपको क्या बताया? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, मैंने आपको बताया। लीवर को हेपर के नाम से भी जानते हैं, लीवर की स्टडी हेपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि लीवर के कुछ खास कोशिकाएं होती हैं। और ये भी मैंने बताया कि लीवर 200 नियरली 200 फंक्शन को परफॉर्म करता है, 200 फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसीलिए वर्सेटाइल ऑर्गन है ये। लीवर एक वर्सेटाइल ऑर्गन है क्योंकि 200 से ज्यादा फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। लीवर का बहुत सारे फंक्शन है। मैंने कोशिश की कि मिनिमम जितना काम का आपको फंक्शन जानना चाहिए मैंने आपको बताया है। जितना काम का फंक्शन है लीवर का मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया। उसके बाद मैंने लीवर की कुछ खास कोशिकाओं की बात की। लीवर में कुछ कफर सेल होते हैं, कफर सेल फेगोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी इन्फेक्शस करने वाले एजेंट या कोई भी पैथोजन अगर ब्लड में है तो ब्लड के माध्यम से अगर लीवर में पहुंचेगा तो लीवर में कफर सेल है। कफर सेल क्या करेंगे, उस पैथोजन को खा जाएंगे, फेगोसाइटोसिस कर देंगे, मतलब उसको खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कफर सेल कहाँ होता है? लीवर के अंदर। उसके बाद आपसे कोई पूछा जाए कि लीवर को कवर करता हुआ कैप्सूल कौन सी होती है, लीवर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो लीवर की कवरिंग या लीवर की जो कैप्सूल होती है, बाहरी कवच होती है, उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो कभी पूछे कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहां पाया जाता है, तो ये आपको बताना है कि ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर की आउटर कवरिंग होती है, उसकी कैप्सूल होती है ग्लिसन्स कैप्सूल, है ना। आप एक और कैप्सूल पढ़ेंगे, बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है ना। ग्लिसन्स कैप्सूल एक और कैप्सूल आएगा जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा। तो किडनी में आप एक और कैप्सूल पढ़ेंगे, बोमैन कैप्सूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है ग्लिसन्स कैप्सूल जो कि लीवर को आउटर एरिया कवर करता है, लीवर को कवर करता है, ठीक है ना। तो ये लीवर की कवरिंग है ग्लिसन्स कैप्सूल। कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर की कवरिंग होती है। आज गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। तो गॉल ब्लैडर में, और याद होगा लीवर की वेट कितनी है एडल्ट पर्सन में? 1.5 kg। लीवर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल बोलते हैं, या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लास में। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हेपेटाइटिस और जॉन्डिस होती है तो लीवर अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता है। इसका मतलब वो टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव
नहीं कर पाता है। मैंने ये भी बताया कि लीवर विटामिन को भी स्टोर करता है, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, इनको स्टोर करता है। देखिए विटामिन ए को लीवर बना भी लेता है बीटा कैरोटीन से, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लीवर कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, आयरन को, कॉपर को, जिंक को भी लीवर स्टोर करता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में रोल निभाता है, और ऐसे बहुत सारे रोल वो करता है। याद होगा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। तो जो भी लोग नए हैं वो पिछली क्लास देख लेंगे, और साथ के साथ आप लाइक करते रहेंगे, ठीक है। तो आप आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली गॉल ब्लैडर की, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लीवर थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं। लीवर और गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास आपस में लिंक है, ये लिंक्ड ऑर्गन है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास आपस में लिंक्ड ऑर्गन है, इसलिए थोड़ा आपको समझना चाहिए कि क्या है कहानी लीवर से रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है, लीवर में दो लोब होते हैं, दो चैम्बर होता है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ी बड़ी होती है, लेफ्ट लोब उसके मुकाबले छोटी होती है। लेकिन एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, ये आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि राइट लोब के अंदर क्या है, बट राइट लोब लीवर की बड़ी होती है, लेफ्ट लोब लीवर की छोटी होती है। लोब मतलब एक चैम्बर है एक तरीके का, ठीक है ना। तो ये लीवर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये आपको पता चल रहा है क्या मैंने बनाया है। किसी को अगर आइडिया हो तो बताना कि लास्ट में ये मैंने जो बनाया है ये क्या मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया है इसको क्या मैंने बनाया है, इसको आपको बताना है, ठीक है। नोट करते जाएंगे साथ में। ठीक है, अब ये जो आपका एक मैंने लोब बनाया, एक चेंबर है, ये ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये राइट है, मेरा राइट है, ये लेफ्ट है। तो वहां से बात करेंगे तो ये राइट लोब है लीवर का, राइट लोब है लीवर का, राइट चैम्बर है, और ये लेफ्ट लोब है लीवर का। लोब मतलब चैम्बर, तो दो लोब होते हैं लीवर में, मैंने आपको बताया ये दो लोब हो गए लीवर का। उसके बाद ये जो एक रास्ता है, एक रास्ता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे जो एक रास्ता है, एक मिनट, इसको यहाँ नहीं, ठीक है, इसको कहाँ दिखाऊं मैं, यहाँ दिखाता हूँ। ये जो आपको बना हुआ है ये इसको कुछ बोलते हैं, और यहाँ पे जो आपको कुछ बना हुआ है ये इसको भी कुछ बोलते हैं। तो ये जो एक डक्ट है एक तरीके से आपका राइट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब का डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक का मतलब क्या होता है, हेपर मतलब लीवर होता है, तो राइट हेपेटिक डक्ट है ये। डक्ट समझते हैं ना, जाने का रास्ता, राइट हेपेटिक डक्ट। डक्ट, हेपेटिक मतलब लीवर, हेपर का मतलब क्या होता है, लीवर। तो ये राइट चैम्बर का डक्ट है, ये राइट हेपेटिक डक्ट। ये वाला लेफ्ट लोब है, लेफ्ट चैम्बर है लीवर का, तो ये वाला जो डक्ट होगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। आपको आज क्लियर हो जाएगा, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास एक दूसरे से कनेक्टेड ऑर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है, कनेक्टेड है। किसी एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। यही आपका फेवरेट जो आज पढ़ना है हमें, ये एक पियर शेप, नाशपाती के शेप का स्ट्रक्चर है, पियर शेप, ये है गॉल ब्लैडर, यही पढ़ना है। देखो ना लीवर से कितना लिंक है, गॉल ब्लैडर लीवर से लिंक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये गॉल ब्लैडर की ये वाली डक्ट है, गॉल ब्लैडर की ये वाली डक्ट है ना, गॉल ब्लैडर की डक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट बोलेंगे। राइट चैम्बर के डक्ट को लीवर का राइट चैम्बर का डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट, लीवर के लेफ्ट चैम्बर का डक्ट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो ये लीवर हो गया आपका, लीवर से जुड़ा हुआ है ये आपका गॉल ब्लैडर, और इसके गॉल ब्लैडर का ये डक्ट है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब आइडिया लगा कुछ। अब उसके बाद सिस्टिक डक्ट और ये जो राइट लोब का राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब का लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलके आपको यहां पे बनेगा, यहां पे जब मिलेगा दोनों, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये और ये जो आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये दोनों मिलके ये जो डक्ट बना एक कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन है ना, लेफ्ट का और राइट हेपेटिक डक्ट का कॉमन है,
लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट का ये कॉमन है, ये वाला, ठीक है ना, कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लीवर की बात कर रहा हूं मैं, हेपेटिक डक्ट। तो ये लेफ्ट एंड राइट दोनों हेपेटिक डक्ट का ये कॉमन डक्ट है। और ये जब कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब जाके यहां मिलती हैं तो ये एक बनता है, एक और डक्ट बोलता है, इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। किससे बनता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट और कॉमन सिस्टिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट है गॉल ब्लैडर का डक्ट एंड ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? यहां बन रहा है एक कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कॉमन है ना, इसका एंड इसका कॉमन हो गया। इस बार सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट का कॉमन डक्ट बन रहा है, ये वाला जो आगे मूव कर रही है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, इसको कभी कभी बाइल डक्ट भी बोलते हैं। बाइल को कैरी करेगा, बाइल जूस पता है ना, बाइल जूस वो कैरी करेगा, तो बाइल डक्ट हो गया। अब उसके बाद बात करें तो यहां पे आपको ये नोट कर लिया आपने, कुछ मैं इसको हल्का सा वो करता हूं, ठीक है। अब लीवर, गॉल ब्लैडर और यहीं पे आपका पैंक्रियास भी कनेक्टेड है। आप देखेंगे किस तरीके से पैंक्रियास, इसको मिटा दो, सिस्टिक डक्ट ये वाला, गॉल ब्लैडर का ये डक्ट है, गॉल ब्लैडर का डक्ट सिस्टिक डक्ट होता है, ठीक है। और कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट मिलकर ये एक कॉमन डक्ट बनाए हैं, बाइल डक्ट, जिसमें बाइल जूस कैरी होगा, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, लिख लेना आप, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि पैंक्रियास कनेक्टेड है। पैंक्रियास किस तरीके, एक ही कलर से बता देता हूं मैं। ये कुछ सी शेप का याद है, सी शेप का, यू शेप का ड्यूडेनम मैंने बताया था, ड्यूडेनम वो मैंने ड्रॉ किया। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग, ड्यूडेनम सी शेप का है ना, ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसी ड्यूडेनम पे आपको पैंक्रियास, इसी कर्वेचर में, इसी ड्यूडेनम के कर्वेचर में पैंक्रियास होता है। इसी ड्यूडेनम के कर्वेचर में आपको दिखा रहा हूं पैंक्रियास होता है, ध्यान रखना है। भुट्टा होता है ना, भुट्टा, मक्का का भुट्टा होता है, मक्का का भुट्टा उसी टाइप का लगता है। फोटो वोटो देखोगे ना तो मक्का जो होता है ना, मक्का कॉर्न, उसका भुट्टा खाते हैं ना ठंडी के मौसम, अभी क्या कहते हैं बरसात के सीजन में, उसी टाइप का ये लगता है। तो ये इस तरीके का बन गया। उसके बाद ये आपका पैंक्रियास, जो कि ड्यूडेनम के कर्वेचर पे ही पैंक्रियास आपका होता है। तो लीवर, दोनों लोब हो गए, दोनों चेंबर, गॉल ब्लैडर, ये हो गया ब्लू कलर से पैंक्रियास। और जिस कर्वेचर पे ये पैंक्रियास है, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है ना सी शेप का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग ड्यूडेनम। तो सब लिंक है अपने में, सारे चीजें लिंक है अपने में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये दिख रहा है। अब एक्चुअली ये जो है, थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम सही से कर दूं इसको, तो एक्चुअली क्या होगा कि ये यहां आके मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे सीधा है ये, बट यहां के मिल गया, ठीक है, यहां के मिल गया। इसको एक नाम दिया गया है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर याद है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, स्फिंक्टर ऑफ, स्फिंक्टर इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपके लेवल तक जितना आपको जानना है उतना मैंने आपको बताया है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODDI, ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यहां पे स्फिंक्टर है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, याद है मैंने बार बार 3 बार बताया है, ये है रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये जो कड़ा है ना मेरा, ये है रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, इसको स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एक दिख रहा है ना, ये एक डक्ट है, पैंक्रियास का मेन डक्ट है, इसको बोलते हैं पैंक्रियास का मेन डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। या इसी डक्ट को डक्ट ऑफ विर्संग बोलते हैं, डक्ट ऑफ विर्संग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विर्संग भी बोलते हैं इसी को, डक्ट ऑफ विर्संग। मेन पैंक्रियास का ये डक्ट है, यही आपका ब्लू कलर का पैंक्रियास है, ध्यान रखना। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, भुट्टे के शेप का कुछ होता है, आपको लग रहा होगा गिटार शेप का, यहाँ पे गिटार टाइप का नहीं, भुट्टे के शेप का टाइप का दिखता है उसमें, ठीक है ना। फोटो वोटो देखोगे तो यहाँ पे भले लग रहा हो गिटार शेप का, गिटार नहीं है ये, ध्यान रखना, ये पैंक्रियास है आपका, पैंक्रियास,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, डीपली लोकेटेड ऑर्गन है, ये बॉडी में डीपली लोकेटेड है, डीपली। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और इस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत प्रॉब्लम होता है डॉक्टरों को। डीपली लोकेटेड ऑर्गन है पैंक्रियास, ये है पैंक्रियास। और ये क्या है, सी शेप का ड्यूोडेनम, पढ़ाया ना मैंने, सी शेप का ड्यूोडेनम, ठीक है। ड्यूोडेनम आपका सी शेप का हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियास की डक्ट आगे जा रही है और यहां से एक डक्ट आ रही है, कौन सी डक्ट है ये, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियास की डक्ट दोनों जहां पे मिलती हैं, कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियास की डक्ट दोनों जहां पे मिलती है, वहां पे आपको क्या है कि एक ये यहां पे आई, यहां पे मिली, तो ये जो एक रीजन है ना, थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ रीजन होता है, यहां पे फूला हुआ रीजन होता है, थोड़ा एम्पुला बोलते हैं, स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। ये डक्ट और ये डक्ट जो आ रही है जहां पे मिलेगी ना, वहां पे थोड़ा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, स्वेलन स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, स्वेलन स्ट्रक्चर को हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से लीवर से आने वाली एक डक्ट है और ये पैंक्रियास की डक्ट है, जहां मिल रही है यहां पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला या डक्ट बोल सकते हैं। एम्पुला का मतलब स्वेलन स्ट्रक्चर है, स्वेलन फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये, और ये जो दोनों मिल रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी फूले हुए स्ट्रक्चर के आसपास में मैंने स्पिंटर ऑफ ओडाई यहां दिखाया है, एक्चुअली इसको यहां दिखाना चाहिए, ठीक है ना, यहां पे इसको यहां दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे। तो ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला बोल रहे हो, फूला हुआ स्ट्रक्चर जो बोल रहे हो, ये एम्पुला जो है फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसी एम्पुला को गार्ड करती हुई, इसी एम्पुला, इसी फूले हुए स्ट्रक्चर को गार्ड करती हुई एक स्पिंटर होता है, जिसे स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो यहां पे स्पिंटर ऑफ ओडाई होता है, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा ना, ये डक्ट पैंक्रियास की डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट जहां मिलती है, वहां पे थोड़ा फूला हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को गार्ड करता हुआ एक स्पिंटर होता है, जिसे हम लोग स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने ड्रॉ किया था ना, एक्चुअली यहां पे ड्रॉ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे होता है स्पिंटर ऑफ ओडाई, स्वेलन स्ट्रक्चर के गार्ड करता हुआ, बाहर से गार्ड करता हुआ एक स्पिंटर है, इसको स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ये मैंने लिखा है। अब समझ में आया, ठीक है। तो ये एक डक्ट, पैंक्रियास की मेन डक्ट, डक्ट ऑफ विल्सन, और ये एक आपका डक्ट आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट, जहां पे मिलेंगे वहां स्वेलन स्ट्रक्चर होगा, जिसे एम्पुला बोलते हैं या हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं। वो स्वेलन स्ट्रक्चर जहां ये मिल रहा है, दोनों डक्ट ये और ये स्वेलन स्ट्रक्चर को गार्ड करता हुआ एक स्पिंटर है, इसको स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं, ठीक है, स्पिंटर ऑफ ओडाई। और फिर यहां से आगे आएंगे तो फिर यहां से जो पैंक्रियास की जूस है और यहां से बाइल जूस आ रहा है, क्योंकि बाइल डक्ट है ना, यहां से बाइल जूस आ रहा होगा, बाइल जूस जो भी पढ़ाऊंगा हल्का सा, और यहां से पैंक्रियास का जूस होगा। पैंक्रियास में भी तो जूस होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर में, ये जूस और ये जूस दोनों आएंगे, दोनों आके बाद यहां पे आपका कहां, ड्यूोडेनम में जाके दोनों जूस मिल जाएंगे, दोनों के दोनों जूस मिल जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों जूस रिच करेंगे, कहां पहुंचेंगे, ड्यूोडेनम में। ये ड्यूोडेनम है ना सी शेप का, तो ये ड्यूोडेनम में जाके ये जूस पहुंच जाते हैं। ड्यूोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों जूस क्या होंगे, यहां से आया और जाके ड्यूोडेनम में गिर गया, ठीक है ना। ड्यूोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये है आपका बेसिक गॉल ब्लैडर की कहानी, समझ में आया? मैं उतना ही बताया हूं आपको जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये आपका लीवर हो गया, राइट लोब मैंने बड़ा दिखाया क्योंकि ये बड़ा साइज का होता है, ये उसके कंपेयर में छोटा होता है, लेफ्ट लोब। उसके बाद ये आपने कहानी देखा पूरा, ये कर्वेचर जो है सी शेप का या यू शेप बोल सकते हैं, जैसा देखने के हिसाब से। मैंने बोला था कि ड्यूोडेनम जो होता है यू शेप का भी हो सकता है, सी शेप का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। तो ये कर्वेचर जो है ड्यूोडेनम है, उस कर्वेचर पे ब्लू कलर का एक पैंक्रियास है, ठीक है। और उसके बाद ये डक्ट मिली, पैंक्रियास का एक डक्ट होता है, मेन डक्ट होता है पैंक्रियास का, उसको डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। ये डक्ट आ रही है, यहां से ये डक्ट आ रही है, जहां दोनों मिलेंगे वहां पे एक एम्पुला बनेगा, स्वेलन स्ट्रक्चर, उस फूले हुए स्ट्रक्चर को गार्ड करता हुआ ऊपर से एक स्पिंटर होगा, इसे स्पिंटर ऑफ ओडाई बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई। मैंने ऐसे दिखाया भी आपको, स्पिंटर ऑफ ओडाई, ये गार्ड करता हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर आएगा ये जूस, कौन सा जूस, पैंक्रियास का जूस,
और ये बाइल जूस, दोनों जूस आएगा आगे की ओर मिलेगा और यहाँ पे आपका क्या है, ये क्या है, ये ड्यूोडेनम है, इसमें जाके वो दोनों जूस गिर जाएंगे। ठीक है, दोनों जूस वहां पहुंच जाएंगे ड्यूोडेनम में। तो ड्यूोडेनम जो होता है वो बाइल जूस भी रिसीव करता है और पैंक्रियास की जूस भी रिसीव करता है, दोनों जूस को रिसीव करता है ड्यूोडेनम। ये ड्यूोडेनम जो कर्वेचर है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? बस इसको आप नोट कर लो। और बाइल थोड़ा बता देता हूं, ये बाइल जूस होता क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये थोड़ा जान लो, और गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा जान लो। आपके एग्जाम में जितना जरूरत है बताओ, आपको बता देता हूं, ठीक है ना, जितनी रिक्वायर्ड है। ये डायग्राम से थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लीवर मैंने पढ़ाया था ना कल पिछली क्लास में, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। क्योंकि लीवर, गॉल ब्लैडर और आपका पैंक्रियास ये लिंक्ड है, आपस में लिंक्ड ऑर्गन है। कुछ किसी एक में प्रॉब्लम हो जाएगा तो मे बी देयर इज अ चांस की प्रॉब्लम इसमें भी हो जाए। लीवर में प्रॉब्लम हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है तो कहीं ना कहीं पैंक्रियास में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ ना कुछ लिंक्ड ऑर्गन है, ठीक है ना, आपस में। तो ये पैंक्रियास की जो मेन डक्ट है, इसको मेन डक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्संग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विर्संग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ विर्संग। ये डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलती है, वहां पे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनता है, उसी को गार्ड करता हुआ एक आपका स्पिंटर है, स्पिंटर ऑफ कोडाई। और व्हाट इज स्पिंटर? रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, रिंग ऑफ, ये है रिंग ऑफ सर्कुलर मसल, ठीक है। यहां से उसके बाद पैंक्रियास की जूस, बाइल जूस, दोनों का दोनों आपको ड्यूोडेनम में गिर जाती है, ड्यूोडेनम में पहुंच जाती है। तो ड्यूोडेनम रिसीव्स बोथ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, दोनों। नोट कर लिया आपने? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और साथ के साथ आप लोग वीडियो को शेयर करें, अच्छे लोगों के बीच में, जो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में शेयर करें, जिनको हेल्प हो जाए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और अपनी कमेंट्स को जरूर लिखना, ठीक है ना। जो भी आपके कमेंट्स है, जो भी आप सोच रहे हैं, आपको कुछ चाहिए कंटेंट, जैसे मैं आपको बोला था कि साइंस टेक्नोलॉजी पे वीडियो आने वाली है, साइंस टेक पे भी आएगी, और बहुत जल्दी फिजिक्स भी जो मैंने स्टार्ट किया था वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए बहुत लोग मुझसे बोल रहे हैं कि नीट IIT का फिजिक्स पढ़ा दो आप, तो मैं आपको ऐसा कवर करूंगा कि आप इसके बाद, जैसे बायोलॉजी कवर हो रही है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी इतना आप पढ़ लेंगे, आप एग्जाम का क्वेश्चन देख लेना एक बार, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आइडिया लग जाएगा। विद कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, आप इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। आज लीवर आपको पता चला, गॉल ब्लैडर पता चला, पैंक्रियास मैंने दिखाया, ड्यूोडेनम का कर्वेचर दिखाया, आपको आइडिया लगा होगा। चलिए बाइल प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन, तो कल मैंने बात की थी बाइल प्रोडक्शन के बारे में, हल्की सी बात अभी कर लेता हूं। बाइल का प्रोडक्शन कैसे होता है, रिकॉल इट। बाइल प्रोडक्शन कैसे होता है? लीवर में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, आरबीसी जब टूटते हैं, यानी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन टूटते हैं, तो जब हेमोग्लोबिन टूटते हैं तो उसके कारण क्या होता है? बाइल का प्रोडक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना, मैंने कल बताया था और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाइल का प्रोडक्शन यहां हो रहा है, ठीक है। बाइल पिगमेंट वगैरह बन रहे हैं, जब आरबीसी टूटेगा लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर ही बाइल पिगमेंट वगैरह बन रहा है, वहां पे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, तो ये सब बाइल पिगमेंट है। तो आपको बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो बाइल प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये आप समझने की कोशिश करेंगे। लीवर सिंथेसाइज बाइल जूस, समझ में आएगा? बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर बनाता है। कैसे बनाता है? बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी टूटते हैं, इसका मतलब आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन टूटता है, एक्चुअली हेमोग्लोबिन टूटता है, उसके कारण बाइल जूस बनता है। तो लिखेंगे पॉइंट वाइज, बाइल का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? आपने नाम सुना है, लीवर सिंथेसाइज बाइल जूस, लीवर सिंथेसाइज, और डायग्राम से रिलेट करते रहना। बाइल जूस, बाइल जूस तो लीवर ने बना दिया, ठीक है। अब ये बाइल जूस को स्टोर कौन करेगा? बस यही तो क्वेश्चन है। इसी बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। पियर, नाशपाती के शेप का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, गॉल ब्लैडर, वही इसको स्टोर करता है। बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और साथ में बाइल जूस को कंसंट्रेट भी करता है, कंसंट्रेट करता है। उसके वाटर को, बाइल जूस के अंदर जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है गॉल ब्लैडर, तो बाइल जूस कंसंट्रेट हो जाता है। फिर वो कंसंट्रेटेड बाइल जूस कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से नीचे आएगा, फिर वो पैंक्रियास के जूस से मिलेगा, फिर जाके ड्यूोडेनम में दोनों जूस पहुंच जाएंगे। तो बाइल जूस को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर का है, और बाइल जूस को कंसंट्रेट करने का काम भी गॉल ब्लैडर का ही है। वही गॉल ब्लैडर जो मैंने आपको ऐसा दिखाया था, पाउच नुमा स्ट्रक्चर, पियर का शेप का स्ट्रक्चर, नाशपाती के शेप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है? बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ, व्हाट इज कंसिस्ट ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस में क्या क्या होता है? तो बाइल जूस में वाटर होगा, पानी,
पानी, इसी पानी को गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाइल जूस कंसंट्रेट हो जाता है, उसका सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक है, वाटर आयंस होंगे पहला। दूसरा, और बाइल जूस में क्या होता है आपको पता होगा, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होते हैं। यस, बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट कौन सा है? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये हो गया। और तीसरा क्या होगा बताइए बाइल जूस के अंदर, और क्या होगा? ये दो चीज तो होते हैं बाइल जूस में, तीसरा होगा बाइल साल्ट। याद है बाइल साल्ट मैंने पढ़ाया था? बाइल साल्ट बताइए कौन कौन सा है बाइल साल्ट? दो एग्जांपल मैंने बताया था बाइल साल्ट का। ये तीनों चीज मिला के बाइल जूस बनता है। उसी बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, और उसी को कंसंट्रेट भी करता है गॉल ब्लैडर। तो बाइल साल्ट में क्या होगा? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये दोनों बाइल साल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइल जूस के बारे में आइडिया लग गया। आगे चले, तो बाइल साल्ट, ये जो बाइल साल्ट है इनका क्या रोल है यही समझ लो, बाकी अभी डाइजेशन की प्रक्रिया समझनी है बट थोड़ा आइडिया ले लो। बाइल साल्ट का क्या रोल है? बाइल साल्ट प्ले ए रोल इन डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये लिपिड के डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इमल्सिफिकेशन, एक्चुअली डाइजेशन ऑफ लिपिड में इसका रोल है। लिपिड मतलब फैट, उसमें भी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और बाइल साल्ट ये बनते कैसे हैं? बाइल साल्ट बनते कैसे हैं? बाइल साल्ट बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल नाम सुना होगा ना, मैंने पढ़ाया भी है। कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल साल्ट बनता है, बाइल साल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये किसका काम है? स्टोर करना, कंसंट्रेट करना बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर का काम है। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये स्टोर करता है बाइल जूस को, उसको कंसंट्रेट भी करता है, मतलब उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाइल जूस कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वही आगे की ओर जाता है, ड्यूोडेनम में पहुंचता है, जो आपको रास्ता मैंने बता दिया है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो एक्चुअली मैं आपसे बताऊं तो गॉल ब्लैडर पियर शेप का होता है, पियर शेप्ड सैक। एक्चुअली ये पियर, नाशपाती, पियर शेप्ड सैक, पाउच होता है एक तरीके से पियर शेप का। मैंने दिखाया था, इतना छोटा सा लटका हुआ, इतना छोटा सा होता है, पियर शेप सैक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लीवर के नीचे की तरफ होता है, लीवर में, ये लीवर है ना, लीवर उसके नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर, नीचे की तरफ। ठीक है ना, इसको बता सकते हैं कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस में, नीचे की तरफ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर के नीचे की तरफ ये ऑर्गन आपका होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब इसकी बात करूं, ये 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। गॉल ब्लैडर कितना लंबा है? 7 से 10 सेंटीमीटर। ये तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बट ये वाला ध्यान रखना, ऊपर का 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। अब बात आती है कि गॉल ब्लैडर क्या सारे एनिमल में होता है? क्या गॉल ब्लैडर आपके बॉडी से निकाल लिया जाए तो आप मर जाएंगे? नहीं, गॉल ब्लैडर आपके बॉडी से निकाल लिया जाए तो आप जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बशर्ते कि गॉल ब्लैडर जब निकल जाता है तो डॉक्टर आपको सलाह देगा, एडवाइस देगा कि आप फैटी चीजों को नहीं खाएंगे, तेल में तला हुआ चीज को नहीं खाएंगे, फैटी चीज जो होता है ना, फैटी चीज, फैट जिसमें होता है वो नहीं खाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है अगर गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाए। ये आपको समझ में आ जाएगी जब प्रोसेस समझाऊंगा, वैसे भी डिटेल में तो आपको नहीं समझना है, फिर भी जब गॉल ब्लैडर आपसे निकाल लिया जाएगा, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर निकालना भी पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अगर गॉल ब्लैडर निकाल लिया गया तो फिर आप फैटी चीजों को नहीं खाएंगे, तेल से तली हुई चीजें, फैटी चीजों को नहीं खा सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फैट के डाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है अगर गॉल ब्लैडर आप निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है ना, तो फैटी चीजों को नहीं खाएंगे, सीधी सी बात है। तो आगे समझते रहेंगे, बाकी मैं चीजें और भी बताऊंगा आपको, आगे चीजें और भी बताऊंगा। अब गॉल ब्लैडर कहां कहां नहीं होता है? आपने देखा कि इंसान में गॉल ब्लैडर नहीं है तो काम चल सकता है, तो गॉल ब्लैडर कहां कहां नहीं होता है, किस जानवर में नहीं होता है, और वो लोग जी रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है, उनके पास गॉल ब्लैडर नहीं है तो भी जी रहे हैं वो। जेब्रा का नाम सुना है? हॉर्स का नाम सुना है? तापीर का नाम सुना है? बैट का नाम सुना है? पीजन का नाम सुना है? कबूतर? ये जो जानवर कुछ मैं बता रहा हूं, यहां पे गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है, नेचुरली गॉल ब्लैडर नहीं, आपको ध्यान रखना है। एस का नाम सुना है? एस गधा। डंकी का नाम सुना है? एस हो गया, डंकी वैसे वो बोलते हैं। और उसके बाद बात कर, राइनोसेरस का नाम सुना है? राइनोसेरस तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, राइनोसेरस, राइनोसेरस का नाम सुना होगा। वेल का नाम सुना है? वेल, वेल मछली नहीं है, ध्यान रखना, वेल मैमल है। इन सारे जगहों पे जेब्रा, हॉर्स, तापीर, बैट, पिजन, एस, डंकी, राइनोसेरस, वेल, कहीं भी गॉल ब्लैडर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, जीते हैं। इंसान में भी, इनफैक्ट इंसान में भी गॉल ब्लैडर नहीं है तो हम जी सकते हैं, बशर्ते कि हमें थोड़ा फैटी चीजों को थोड़ा कम करना होगा, नहीं खाना होगा। ठीक है ना, जितना कम से कम करेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर निकाल ले रहे हैं तो।
नोट कर लीजिए इसको। बर्ड में बात करें, बर्ड्स में, चिड़िया में तो पिजन, कबूतर के पास नहीं होता है गॉल ब्लैडर, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर निकालते क्यों है थोड़ा बता देता हूं। बाकी आपने गॉल ब्लैडर का दो काम समझ लिया, स्टोर करना बाइल जूस को और उसको कंसंट्रेट करना, ये दो काम है। वही पियर के शेप जो मैंने बताया था ना गॉल ब्लैडर, वही गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, याद है गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट। लोगों से शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है ना, आप लोग हैं तो हम हैं और हम हैं तो शायद आपके लिए जो जिंदगी में कर पाएंगे वो कर पाएंगे, ठीक है ना। कोशिश यही रहेगी कि कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर से बेहतर करूं मैं, ठीक है ना। तो ये गॉल ब्लैडर की बात होगी। थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूं कि गॉल ब्लैडर के बारे में, कि गॉल ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या होता है। देखिए गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम बात करूं तो गॉल ब्लैडर में एक्चुअली होता है गॉल स्टोन, स्टोन बनते हैं। आपने सुना है ना, किडनी में स्टोन हो गया, गॉल में भी स्टोन होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो गॉल स्टोन, या इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, इसको बाइलेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं। बाइलेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, बाइलेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं, ये आपको गॉल स्टोन बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइल साल्ट, अगर बाइल साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाए, बाइल साल्ट याद है, तो बाइल साल्ट का अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए तो उसके कारण आपको हो सकता है बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोन, ठीक है ना। तो बाइल साल्ट के प्रेसिपिटेशन के कारण, बाइल साल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, मैंने बताया था आपको बाइल साल्ट, है ना, इसका प्रेसिपिटेशन, बाइल साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाए, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द बाइल साल्ट, तो गॉल ब्लैडर, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, बाइल साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा। किडनी स्टोन सुनते हैं ना, तो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलेलिथियासिस, ध्यान रखना। गॉल ब्लैडर के स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन को क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस, ये कोलेलिथियासिस बोलते हैं इसको। गॉल ब्लैडर के स्टोन को हम लोग कोलेलिथियासिस बोलते हैं। और जब स्टोन हो जाएगी तो आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक एक करके स्टोन को नहीं निकाल सकते, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कारण समझ में आया कि गॉल ब्लैडर क्यों रिमूव करते हैं। तो रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के रिमूवल को कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। टॉमी जहां आएगा, मैंने बताया सर्जिकल रिमूवल ऑफ एनीथिंग, तो यहां पे कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में स्टोन हो चुका है और स्टोन हम एक एक करके नहीं निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको कोलेसिस्टेक्टोमी करके हम लोग गॉल ब्लैडर को क्या कर देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेलिथियासिस इज नथिंग बट द गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। क्यों, क्योंकि बाइल साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो गया। बाइल साल्ट क्या है, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, उनका प्रेसिपिटेशन हो जाए और गॉल में जब स्टोन हो जाते हैं तो उनको हम लोग बाइलेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग कोलेलिथियासिस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोलेलिथियासिस, गॉल ब्लैडर का स्टोन बोल दो, बाइलेरी कैलकुलाई बोल दो, गॉल स्टोन बोल दो, सब एक है, स्टोन ही तो है गॉल ब्लैडर का। तो ये भी बोल सकते हो कोलेलिथियासिस, गॉल ब्लैडर का स्टोनी, डायरेक्ट बोलना, सीधा बोलना तो ऐसे बोल दो, नहीं तो बाइलेरी कैलकुलाई बोल दो, नहीं तो गॉल स्टोन बोल दो। सबका मतलब है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया, और स्टोन हो गया, वो स्टोन निकाल नहीं पाएंगे एक एक करके, हम सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, उसको कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। आप समझ में आया। तो कोलेलिथियासिस, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, कोलेलिथियासिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, स्टोन बन गया, उसको कोलेलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका बेसिक। और कोलेसिस्टेक्टोमी क्या है, स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दो, क्योंकि एक एक करके हम स्टोन को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और गॉल ब्लैडर के डक्ट में, गॉल ब्लैडर का डक्ट है, याद है, सिस्टिक डक्ट, याद है गॉल ब्लैडर का डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अगर उस डक्ट में स्टोन फंस जाए तो, ये तो गॉल ब्लैडर में ही स्टोन हो गया बाइल साल्ट के प्रेसिपिटेशन के कारण, तो आपने ये कहा कोलेसिस्टेक्टोमी। लेकिन गॉल ब्लैडर का जो डक्ट था, सिस्टिक डक्ट, अगर उसमें स्टोन फंस जाए तो क्या बोलेंगे, अगर उसमें स्टोन फंस जाए तो उसको कोलेसिस्टोलिथियासिस बोलते हैं, कोलेसिस्टोलिथियासिस।
ये थोड़ा सा टर्म अलग होगा। ये कोलेसिस्टोलिथियासिस क्या है? कोलेसिस्टोलिथियासिस जो होता है ये स्टोन हो जाएगा गॉल ब्लैडर के डक्ट में, गॉल ब्लैडर के डक्ट में, ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर में, जिसको आप बोलते हो सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ा दिया है, सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट में अगर स्टोन फंस जाए तो हम बोलेंगे कोलेसिस्टोलिथियासिस। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर के अंदर ही हो जाए स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो हम बोलेंगे कोलेलिथियासिस या बाइलेरी कैलकुलाई या गॉल स्टोन। लेकिन अगर डक्ट में, गॉल ब्लैडर के डक्ट याद है मैंने बनाया था सिस्टिक डक्ट, उस डक्ट में स्टोन फंस जाए, स्टोन, तो हम लोग बोलेंगे कोलेसिस्टोलिथियासिस। ये सब टर्म आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं, मे बी देयर इज अ चांस कि वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया बेसिक चीज है गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोर द बाइल जूस एंड कंसंट्रेट द बाइल जूस। लेकिन अगर बाइल सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाए गॉल ब्लैडर के अंदर, पियर शेप स्ट्रक्चर, नाशपाती के शेप के स्ट्रक्चर में अगर बाइल साल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाए तो गॉल स्टोन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस, या ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर के डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में अगर स्टोन फंस जाए, स्टोन हो यहां पे हो जाए तो स्टोन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कोलेसिस्टोलिथियासिस, ठीक है। और गॉल ब्लैडर को अगर रिमूव करना पड़ गया क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फंस चुका है और स्टोन एक एक करके नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें रिमूवल को बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कोलेसिस्टेक्टोमी। ये गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहां पे जो मैंने बात किया है वो गॉल ब्लैडर के डक्ट, सिस्टिक डक्ट, उसमें स्टोन फंस गया तो हम लोग इसको ये बोलते हैं कोलेसिस्टोलिथियासिस, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर के डक्ट का स्टोन है, डक्ट में, और ये गॉल ब्लैडर का ही स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो हम लोग कोलेलिथियासिस बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये था गॉल ब्लैडर की कहानी, आपको ध्यान रखना है। और ये इससे रिलेटेड आपको चीजें क्वेश्चन आ सकती है जो मैंने आपको बताया है। टॉमी जब बोलते हैं, टॉमी मतलब रिमूव करना, सर्जिकली रिमूव करना। बचा एक चीज आपका और, पैंक्रियास, जो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। तो आइलेट ऑफ लंगरहंस, पैंक्रियाटिक एसिनाई या एसिनर सेल्स किसको बोलते हैं, और पैंक्रियास कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं, ग्लूकागॉन कौन है, इंसुलिन कौन है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या है, सोमेटोस्टैटिन क्या है, ये सारे चीज, ग्रेहेलिन हार्मोन भी बनाता है पैंक्रियास, ये सारी चीज आपको जानना है। तो लीवर इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर के पास डक्ट होता है, मैंने पढ़ा दिया। लेकिन पैंक्रियास जो मैंने आपको आज दिखाया है, पैंक्रियास इज ए हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैंक्रियास, और यहां से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम लोग डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट, तुरंत डाइजेशन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन में जाएंगे, श्वसन तंत्र, लंग्स की बात करेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कार्डियक सिस्टम में जाएंगे, कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, हृदय की बात करेंगे। ऐसे हम लोग मूव करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक करेंगे, जो लोग भी हैं नए लोग सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आई होप अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करना, जो भी चीज आपको फील अंदर से आए वो जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।